में ऐसे कौन से सेक्टर्स आपको लगते हैं जिनमें इनोवेशन हो चुका है काफ़ी हद तक, और कौन से ऐसे सेक्टर्स लगते हैं जिसमें अभी स्कोप है कि हाँ भाई यहाँ पे इनोवेशन हो सकता है? रिसेंटली एक बड़ी एफएमसीजी कंपनी ने अपने सोप में पाम ऑयल की कंटेंट काफ़ी हद तक कम कर दी, और वो 8 साल के रिसर्च के बाद वो ये कर पाए बिकॉज एंड प्रोडक्ट को वो बिल्कुल चेंज नहीं करना चाह रहे थे। और वो एक ब्रेक थ्रू है जो लार्ज कंपनी होकर वो कर पा रही है। तो हम ये एक्चुअली हर तरफ देख रहे हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि ग्रोथ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, पर अगर आपने उसको एक सही वैल्यू पे लिया है तो आपके लिए वो जो अल्फा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है वो दोनों तरफ से हो पाती है। एक तो कि ग्रोथ अच्छी आ रही है, और दूसरा कि आपकी वैल्यूएशन में भी थोड़ी री रेटिंग की जगह बन जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के पॉडकास्ट में हम मीता मैम के साथ डिस्कस करेंगे कि इनोवेशन एग्जैक्टली होता क्या है। टाटा जो इनोवेशन पे एक फंड लॉन्च कर रहा है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, व्हाट इज द बेंचमार्क, व्हाट इज द थीसिस बिहाइंड सिलेक्टिंग द स्टॉक्स दैट दे विल बी इन द फंड। सो चलिए मैम को इनवाइट करते हैं एंड विल सी हाउ द एंटायर कन्वर्सेशन कम्स आउट। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट मैम। टू बिगिन विद, इंडिया में आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल अंडरस्टैंड इनोवेशन। सो आपके हिसाब से व्हाट एग्जैक्टली इज इनोवेशन? ओके, सो आई थिंक जब हम इनोवेशन वर्ड सुनते हैं तो हमें लगता है कि कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ है शायद। राइट। बट एक्चुअली हम अगर देखेंगे तो इनोवेशन उससे कहीं ज़्यादा है। इनोवेशन हर वो चीज़ में जो पहले से चेंज हो रही है किसी अच्छे रीज़न के लिए, या तो वो कस्टमर के लिए कुछ ज़्यादा बेनिफिट ला रही है, या कंफर्टेबल हो रहा है, वो बहुत सीमलेस हो रहा है वो यूज़ करना, या प्रोडक्ट करेक्ट। लेना। सो आई थिंक दैट इनोवेशन हर चीज़ में है आज। हमारी गाड़ी चलाने से लेकर, हमारे ट्रैवल एक्सपीरियंस से लेकर, हमारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन को लेकर भी हर चीज़ बदली है, और एक अच्छे रीज़न के लिए बदली है। तो मेरे हिसाब से इनोवेशन सब कुछ है। टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स एक एनेबलर हो जाता है काफ़ी जगहों पे इस इनोवेशन के लिए, बट इट्स ओनली वन स्मॉल पार्ट। इनोवेशन बाकी हर चीज़ों में होती है। एक छोटी-सी साबुन की टिकिया से लेकर आपका वंदे भारत का एक्सपीरियंस, हर चीज़ में इनोवेशन हो रहा है करेक्ट। आज, राइट? और काफ़ी बार इनोवेशन बिजनेस मॉडल पे भी होता है। जैसे कोई कंपनी अगर कोई एक आधा प्रोडक्ट बना रही है, और उन्हें लगता है कि वो प्रोडक्ट अब आगे जाकर शायद वर्ल्ड चेंज हो जाएगा और उस प्रोडक्ट की रेलेवेंस कम हो जाएगी, और अगर वो अपने बिजनेस को पूरा ही एक इनोवेट कर देते हैं किसी और चीज़ के लिए, तो वो भी एक तरह का इनोवेशन ही होगा हमारे हिसाब से। सो एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है इनोवेशन, ना कि एक बहुत नैरो जो हम एक्चुअली वर्ड सुन के जो सोचते हैं। करेक्ट। तो मैम बहुत लोग सोचते हैं कि इनोवेशंस रेयर होते हैं, बहुत सालों में एक बार होते हैं। आपका उस बारे में क्या ओपिनियन है? सो हमने एक्चुअली जब ये इनोवेशन थीम पे जब हम काम करने लगे, तो हमने ये रियलाइज किया कि काफ़ी बार ऐसे इनोवेशंस होते हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेके जो कि शायद एग्जिस्टेंट नहीं है या नहीं रहे हैं कभी, और उस पर बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, बहुत कैपिटल भी उस पर डाला जाता है, और काफ़ी साल लग जाते हैं कभी कभार उस प्रोडक्ट या उस सर्विस को एक रीजनेबल लेवल पे, प्रॉफिटेबल लेवल पे आने के लिए। लेकिन वो एक हिस्सा है इनोवेशन का जिसको हम बुला रहे हैं ब्रेक थ्रू इनोवेशन। बट आप देखेंगे तो बाकी जो इनोवेशंस होते हैं, जो जिसको हम बुला रहे हैं इंक्रीमेंटल इनोवेशन, वो बेसिकली धीरे धीरे कुछ जो चेंजेस हो रहे हैं आपके लाइफ में, किसी भी प्रोडक्ट सर्विस या बिजनेस मॉडल को लेकर, तो वो जो चेंजेस हैं वो बहुत ग्रेजुअल होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, और कैपिटल भी उसमें इतना ज़्यादा नहीं लगता है। करेक्ट। तो वो भी एक तरह का इनोवेशन ही है। तो ये मानना बहुत गलत होगा कि हम सिर्फ उसी चीज़ को इनोवेशन बोलें जो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हाई रिटर्न है, और लंबे समय तक उनको टाइम लगता है वो दिखाने उनकी जो बेनिफिट है। करेक्ट। सो मैम एज अ फंड मैनेजर, अगर आपको इन दोनों ही थीसिस या फिर दोनों थॉट प्रोसेस में इन्वेस्ट करना हो, तो कितना परसेंट एलोकेशन आप इंक्रीमेंटल में करोगे, कितना परसेंट आप ब्रेक थ्रू में करोगे? राइट, सो जैसा मैं अभी सोच रही हूँ, जो मेरे अपॉर्चुनिटीज मुझे दिख रहे हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता है ब्रेक थ्रू हमारे लिए करीब 20-25% ऑफ द फंड रहेगा, और बाकी का हमारा इंक्रीमेंटल इनोवेशन की तरफ इस बार स्क्यू रहेगा। और ब्रेक थ्रू में ये भी है कि सी हाई रिस्क हाई रिटर्न तो होता ही है, और जेस्टेशन पीरियड भी उसमें लंबा हो जाता है। राइट। तो काफी बार ऐसा भी होता है कि कुछ साल लगेंगे जब तक कि वो इवेंचुअली वैसे अनफोल्ड हो जैसा हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हम वो रिस्क को माइंड में रखते हुए उसका एलोकेशन भी अकॉर्डिंगली कम रखने वाले हैं। और मैम कैसे आप ये डिटरमाइन करते हो कि हाँ ये ब्रेक थ्रू इनोवेशन सक्सेसफुल रहा है या फिर नहीं रहा है? देखो, ब्रेक थ्रू इनोवेशंस काफ़ी सारे कोशिश होती रहती हैं रेगुलर बेसिस पे, राइट। बट अल्टीमेटली हमारी जो एक रिसर्च टीम है, हमारे पास जितने एनालिस्ट हैं और हम सब जो टीम में हैं, वो काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं इंडिविजुअल सेक्टर्स पर। और वो हमारे लिए बहुत एक हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई कि किस तरह से इस पर्टिकुलर सेक्टर या सेगमेंट को हम देखें।
और वो एक्सपीरियंस हमारे लिए एक बहुत फायदेमंद रहेगा टू एक्चुअली कम डाउन की कौन सा स्टॉक हम ले पाएँ और लेना चाहिए हमें। और मैम कई बार इनोवेशन में एक इम्पोर्टेंट चीज़ कोई कैटलिस्ट की तरह रोल प्ले करता है। जैसे इंडिया में हमने देखा था आज से 8-9 साल पहले इंटरनेट बहुत चीप हो गए थे। इसकी वज़ह से बहुत सारी अलग-अलग कंपनियाँ उस पे बन गई। इतने हायर वैल्यूएशंस कमांड कर लिए, लिस्ट भी हो गई काफ़ी सारी। तो आपको क्या लगता है कि हम हर बार जब इनोवेशन होता है तो कोई एक इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट की तरह रोल किसी को प्ले करना पड़ता है तब जाके वो इनोवेट हो पाती है चीज़ें वहाँ से? जो ब्रेक थ्रू इनोवेशन है वहाँ ज़रूर वो प्ले आउट होता है। अब जैसे फूड डिलीवरी या ग्रोसरी डिलीवरी हुँ, की हम बात करें, तो क्लियरली हमने वो देखा है कि किस तरह से एक थॉट एक प्लेटफ़ॉर्म में कन्वर्ट हुआ और आज वो प्लेटफ़ॉर्म अच्छे-अच्छे एस्टेब्लिश हाउसेज़ को भी कम्पीट कर रहा है। कम्पीट कर पा राइट। रहा है। और वो एक ग्रोइंग इंडस्ट्री की तरह एक बन गई है इंडस्ट्री जो कि पहले एग्ज़िस्ट ही नहीं करती थी। हुँ। तो येस वो काफ़ी बारी आता है और वैसे फ़ेजेज़ आएँगे और वही हम ब्रेक थ्रू में कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ओके। और मैम ब्रेक थ्रू इनोवेशंस होते हैं वो जनरली क्या छोटी कंपनियों में देखे जाते हैं और जो लार्जर कंपनीज होती है उनका सिंस कैपिटल एट रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है इसलिए वो लोग इंक्रीमेंटली करते हैं ऐसा कुछ होता है? हमने देखा है कि ब्रेक थ्रू एक्चुअली दोनों साइड पे हो रहा है। छोटी कंपनियां भी अपने एक स्मॉल लेवल पे कर पा रही हैं। अब जैसे कोई अगर केमिकल कंपनी है और वो ग्रीन केमिस्ट्री की तरफ जा रही है राइट। या बैटरी केमिकल की तरफ जा रही है, तो क्लियरली वो एक ब्रेक थ्रू इनोवेशन की पाथ पर है। और बड़ी कंपनियां भी ये करती हैं। हम देखते हैं कि जैसे रिसेंटली एक बड़ी एफएमसीजी कंपनी ने अपने सोप में पाम ऑयल की कंटेंट काफी हद तक कम कर दी और वो 8 साल के रिसर्च के बाद वो ये कर पाए बिकॉज़ एंड प्रोडक्ट को वो बिल्कुल चेंज नहीं करना चाह रहे थे। और वो एक ब्रेक थ्रू है जो लार्ज कंपनी होकर वो कर पा रही है। तो हम ये एक्चुअली हर तरफ देख रहे हैं। ऑफ कोर्स सारी कंपनियाँ नहीं कर पाती क्योंकि इसमें कैपिटल का थोड़ा-सा एक प्ले रहता है। बट ये स्मॉल कंपनीज़ में भी हमने देखा है। तो मैम जब आप ऐसा कोई फंड बनाते हो या फिर पोर्टफोलियो बनाते हो तो कौन से तरह के सेक्टर्स आप इसमें इंक्लूड करते हो और कौन से सेक्टर्स आप कंप्लीटली अवॉइड कर देते हो? राइट। जैसे कि हमारे पास ऑलमोस्ट 500 प्लस स्टॉक्स हमारे एज अ यूनिवर्स में है। हम जो एज अ टीम यहाँ कवर करते हैं टाटा म्यूचुअल फंड। तो उसमें से काफ़ी ऐसे भी सेक्टर या स्टॉक हैं जो हमने रियलाइज़ किया कि ब्रेक थ्रू में शायद वो ब्रेक थ्रू या इंक्रीमेंटल इनोवेशन में वो क्लासिफाई नहीं करेंगे। तो वो हमारी यूनिवर्स के बाहर हैं। कुछ ऐसे बड़े सेक्टर्स जहाँ पे बहुत कमोडिटी ड्रिवन सेक्टर्स हैं और उनमें इनोवेशन की स्कोप बिल्कुल है ही नहीं। तो हम उन सेक्टर्स को अवॉइड करेंगे। कुछ ऐसे भी सेक्टर्स या स्टॉक्स होंगे जहाँ पर कि आज शायद ग्रोथ है, पर हमें लग रहा है कि आने वाले 10-15 सालों के बाद वो इंडस्ट्रीज़ इर्रेलेवेंट हो जाएँगी। तो अब काफ़ी विदिन सेक्टर्स भी हमें कुछ ऐसे ऑप्शंस मिल रहे हैं और सेक्टर लेवल पे भी हम कुछ ऐसे आइडेंटिफ़ाई कर पा रहे हैं, जो कि हम एक्सक्लूड करेंगे। और इसका एंड रिज़ल्ट ये हो रहा है कि हमारा यूनिवर्स जैसे मैंने कहा कि 500 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं, तो इसका यूनिवर्स फॉर इनोवेशन कैटेगरी हमारे लिए 300 के करीब का यूनिवर्स बन रहा है। ओके। और मैम इसको जब आप कंपेयर करते हो तो कौन सा बेंचमार्क रख के कंपेयर करते हो? एज़ पर द रेगुलेटर हमारे लिए इसका बेंचमार्क निफ्टी 500 होगा। ओके। एंड और पूरा पोर्टफोलियो मैम ये कैसा दिखता है? 300 स्टॉक्स है जिसमें से हम स्टॉक्स आइडेंटिफाई करेंगे, पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। तो किस तरह के स्टॉक्स है? क्या मार्केट कैप का आपका वेटेज रहेगा बिटवीन स्मॉल, मिड एंड लार्ज कैप्स? कितना सेक्टरल वेटेज रहेगा? थोड़ा उस पे हमको बताइए। राइट। अभी जैसा मेरा थॉट प्रोसेस अभी जो है और जो जो मैं मतलब देख पा रही हूँ उसके हिसाब से करीब 50 स्टॉक का ये पोर्टफोलियो होगा और इसमें अच्छा एक बैलेंस होगा लार्ज, मिड और स्मॉल की तरफ। लार्ज कैप हमारे लिए करीब 50-55% की वेटेज में रहेगा और बाकी का मिड और स्मॉल में रहेगा। और जैसे मैंने बताया कि आज इनोवेशन हमें बैंकिंग इंडस्ट्री से लेकर फोर व्हीलर, टू व्हीलर वाली कंपनियों से लेकर एफएमसीजी, आईटी, फार्मा, केमिकल्स, पावर काफ़ी सेक्टरों में दिख रहा है। बट ये मैं बोल सकती हूँ कि जो बड़े सेक्टर्स हैं जैसे कि बैंक्स हो गए या आईटी हो गया या फार्मा हो गया, ये आपको दिखेगा कि करीब 15 से 20% की वेटेज इनमें दिखने की पॉसिबिलिटी है। एंड मैम जब इसमें आप इन्वेस्ट करते हो तो आपने कहा कि कोई कंपनियाँ ऐसी होती है जिन्होंने अभी इनोवेट कर लिया काफ़ी बट 10-15 साल के रोड मैप पे नहीं दिख रहा है कि वो इनोवेट करेंगे। तो शायद वो आपके थीसिस में बैठती नहीं है। बट इन जनरल आपका एग्ज़िट स्ट्रैटेजी क्या रहता है? क्या वो कंपनी इनोवेट करना बंद कर देती है उसके बाद आप एग्ज़िट करते हो या फिर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स डिसेंट बन जाते हैं उसके बाद यू टेक एन एग्ज़िट? आई कैन रिफ्लेक्ट कि जो पिछले 6-7 साल से मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है फंड्स में, तो मेरे लिए एग्ज़िट हमने जनरली ऐसे टाइम पे लिया है जहाँ पर कि वैल्यूएशंस अगर एक लेवल के बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं और हमें लग रहा है कि अब ये वैल्यूएशन पे रिस्क बहुत ज़्यादा है और रिस्क रिवॉर्ड बैठ नहीं रहा है, हुँ। तो वो एक रीज़न होता है एग्ज़िट करने का।
काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि कोई एक आधा स्टॉक है जो वैल्यूएशन में रीरेट हो गया है, ग्रोथ अभी भी अच्छी आ रही है। पर अगर उसके रिलेशन में मुझे कोई और ऐसी कंपनी ओके। आइडेंटिफ़ाई कर पा रही हूँ मैं, जो कि रिलेटिव बेसिस पे शायद उससे ज़्यादा परफ़ॉर्म कर सकती है, तो वो भी एक एग्ज़िट स्ट्रैटेजी में डेफ़िनिटली बैठता है। तीसरा ओके। ये होता है कि अगर थीसिस ही पूरा चेंज हो गया, अगर हमने जो सोच के लिया था और वो अगर प्ले आउट नहीं हो रहा है, किसी भी वजह से हो सकता है इंडस्ट्री में कुछ चेंज आ गए या मैनेजमेंट में कोई हम्म। चेंज आ गए, किसी भी चेंज की वजह से अगर वो नहीं प्ले आउट हो रहा है, तो हम डेफ़िनिटली उसको रिवैल्यूएट करते और हैं। जब मैम आप कोई कंपनी वैल्यूएट कर रहे हो तो उसमें आप बिजनेस ग्रोथ को कितना वेटेज देते हो या वैल्यूएशन को कितना वेटेज देते हो? मतलब आर यू ओके टू बाय गुड कंपनीज एट वेरी हाई वैल्यूएशंस और हाउ डज दैट वर्क? नो, ऑन द कॉन्ट्ररी मेरे लिए ग्रोथ और वैल्यू दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट एट टाटा एएमसी हम ये देखते हैं कि गार्प एज़ अ फिलॉसफी हम फॉलो करें, जितना हो सके हमारे अक्रॉस फंड्स में, और मेरा पर्सनल स्टाइल भी करीब-करीब उसी फ्रेमवर्क में बैठता है। तो मेरे लिए ग्रोथ का होना डेफ़िनिटली बहुत ज़रूरी है। एक लॉन्ग रनवे ऑफ ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। बट उसके साथ-साथ वैल्यूएशन कम्फर्ट का भी होना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि ग्रोथ डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है, पर अगर आपने उसको एक सही वैल्यू पे लिया है, तो आपके लिए वो जो अल्फा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, वो दोनों तरफ से हो पाती है। एक तो कि ग्रोथ अच्छी आ रही है, और दूसरा कि आपकी वैल्यूएशन में भी थोड़ी री-रेटिंग की जगह बन जाती है। आपने गार्प जो वर्ड अभी यूज़ किया हमारे व्यूअर्स के लिए एक बार आप बता सकते हैं गार्प इन्वेस्टिंग होती क्या एग्ज़ैक्टली? सो गार्प बेसिकली ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस हम उसको एक्चुअली बोलते हैं, हुँ। विच स्टैंड्स फॉर गार्प। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी कंपनी हो जहाँ पे ग्रोथ अच्छी आ रही है, बट उसकी जो वैल्यूएशन है वो भी थोड़ी दबी हुई है किसी वजह से। हो सकता है कि एक बैड फेज से वो गुजरा है कंपनी, या इंडस्ट्री कोई बैड फेज से गुजरी है, या कोई स्ट्रैटेजी है जो शायद सही नहीं रही है, या कभी कभी स्टॉक्स आइडेंटिफाई भी नहीं हुए हैं मार्केट से। तो कोई भी रीजन से अगर वो वैल्यूएशन भी थोड़े से सबड्यूड है और ग्रोथ पे अगर हमारा कंफर्ट है, तो हम ट्राई करते हैं कि हम ऐसे स्टॉक्स या सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करें। और मैम जो फंड हम अभी लॉन्च कर रहे हैं सिंस उसका एनएफओ भी चल रहा है, सो इन दैट केस एक फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, एम आई राइट? तो आप जब फ्लेक्सी कैप फंड में मैनेज करते हो तो कब आप वो एलोकेशंस को हिंडर करते हो या चेंज करते हो कि चलो अब लार्ज कैप काफी बढ़ गया, अब मिड कैप का टाइम आ गया, अब स्मॉल कैप का टाइम आ गया, वो कैसे देखते हो मैम आप? सो मैं एज अ पर्सनल स्टाइल मेरा जो है वो बॉटम अप है। मैं ओके। जनरली सेक्टर कॉल्स या मार्केट कैप बेस्ड कॉल्स नहीं लेती हूँ। ओके। जो भी आपको आउटकम दिखेगा, जैसे मैंने समझाया कि शायद इसमें आपको 50-55 हम्म। लार्ज कैप दिख सकता है, वो इट्स मोर ऑफ एन आउटकम, जहाँ पे मुझे जैसे स्टॉक्स मुझे लग रहा है कि ओके। मैं लूंगी। तो इट इज मोर ड्रिवन बाय कि मुझे स्टॉक्स पे क्या व्यू है, rather देन टेकिंग अ सेक्टर और अ मार्केट कैप कॉल। करेक्ट। एंड इन जनरल बहुत लोगों का ये डाउट रहता है कि सिंस ये एक थीमेटिक फंड है, सेक्टरल फंड है, सो जो पोर्टफोलियो जब उनका बनता है तो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंड्स उनके पोर्टफोलियो में कितने होने चाहिए? व्हाट शुड बी द आइडियल एलोकेशन फॉर एनी इन्वेस्टर? राइट। सो यहाँ पे एक्चुअली दोनों को अलग थोड़ा लेंस में देखना ज़रूरी है। सेक्टर जो होता है, सेक्टर फंड जो होता है, वो बहुत ही नैरो थीम होती हैं। आप उसी सेक्टर में एक फंड मैने अब अगर मैं कोई फंड मैनेज कर रही हूँ जो सेक्टोरल है, जैसे मैं डिजिटल और फार्मा दोनों सेक्टर हम्म। फंड्स मैनेज करती हूँ, तो मेरे लिए उसी सेक्टर के दायरे में रहकर ही उस फंड में एलोकेशंस करना होता है। और हर सेक्टर एक साइकिल से गुज़रता है। किसी की साइकिल लंबी होती है, किसी की छोटी होती है, बट साइक्लिकलिटी हम जनरली देखते हैं हर सेक्टर्स में। करेक्ट। तो सेक्टर फंड में आपका एलोकेशन बहुत लिमिटेड होना चाहिए, आपके रिस्क एपेटाइट के बराबर होना चाहिए। अगर आप एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हो, तो आप सेक्टर की तरफ ना जाइए और आप एक ब्रॉड डिवर्सिफाइड फंड में रहिए। तो वो सेक्टर पे डेफिनिटली इम्पोर्टेंट है याद में रख ध्यान में रखना। बट जो थीमेटिक होती है उसमें काफ़ी बारी ब्रॉड बेस्ड थीम्स होते हैं, जैसे कि जो इनोवेशन कैटेगरी के जो फंड हम ला हम्म। रहे हैं, उसमें एक्चुअली काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं। राइट। तो वो एक फिर भी आई वुड से दैट सेक्टर के सामने ये एक डिवर्सिफाइड फंड की तरह मान के हम चल सकते हैं। करेक्ट। हालांकि काफ़ी सेक्टर्स हम नहीं लेंगे, बट फिर भी हमें बहुत अपॉर्चुनिटी है। एज अ फंड मैनेजर मेरे पास बहुत एम्यूनिशन होगा, मैं बोल सकती हूँ कि मैं किस करेक्ट। सेक्टर में जाऊँ और कहाँ पे मैं इन्वेस्टर्स का पैसा इन्वेस्ट करूँ। करेक्ट। एंड मैम जैसे आपने कोई कोई एग्जांपल्स दिए रिगार्डिंग एफएमसीजी या फिर रिगार्डिंग ऑटोमोबाइल्स, तो हाउ डू यू रीड अबाउट दीज कंपनीज या फिर कैसे ऐसे इनोवेशंस को आप कैच करते हो? बिकॉज जनरल न्यूज़ हेडलाइंस में ये सारी चीजें नहीं आती है, बट एज अ फंड मैनेजर आप इस चीजों के बारे में रिसर्च या फिर पढ़ते कैसे हो? हमारे पास बहुत सारे, बिकॉज़ ऑफ द प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे हम हूँ, अब मेरा जो है एज़ अ फंड मैनेजर, मेरा जो प्लेटफ़ॉर्म है,
तो हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जहाँ पर हम मैनेजमेंट से मिलें, हम उनसे डिस्कस करें उनकी स्ट्रैटेजीज़। उसके अलावा हम बहुत सारे चैनल चेक्स भी करते हैं, जहाँ पे कि हम कॉम्पिटिटर्स हो गए या उनके जो होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स लेवल पे या फिर हर लेवल पे हम ट्राई करते हैं उनके रॉ मेट सप्लायर से लेकर। तो हमारी उन सब से भी रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्शंस होती हैं, हमें एक्सेस अवेलेबल होता है। काफ़ी बार हम उन पे वो इंटरेक्शन के बेसिस पे भी हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करती हैं कहीं न कहीं टू रीच अ जो कंक्लूजन। जो एक रिटेल इन्वेस्टर शायद डायरेक्टली ये चीज़ें नहीं कर सकता, वो फंड के थ्रू उसको एक्सेस मिल सकता है इन चीज़ों का। एंड मैम ऐसे कौन से सेक्टर्स आपको लगते हैं जिनमें इनोवेशन हो चुका है काफ़ी हद तक? और कौन से ऐसे सेक्टर्स लगते हैं जिसमें अभी स्कोप है कि हाँ भाई, यहाँ पे इनोवेशन हो सकता है? एक्चुअली मैं जितना देख रही हूँ मुझे लग रहा है हर सेक्टर में स्कोप है डेफिनिटली। कुछ सेक्टर्स में थोड़ा इनोवेशन पहले शुरू हुए हैं, कुछ में अब शुरू हो रहे हैं। बट जब भी मैं आगे के आने वाले 10, 15, 20 साल देख रही हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत स्कोप है कि इनोवेशन यहाँ से और भी कई ज़्यादा हर चीज़ में आ सकता है और आएगा। तो ऐसा कोई सेक्टर मुझे नहीं लगता है जहाँ इनोवेशन जहाँ शुरू हो गया और अब आगे नहीं कर तो नहीं पाएँगे। है। और मैम हम बहुत बार देखते हैं कि इनोवेशन होने में रेगुलेटरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। या तो दे मेक इट और दे ब्रेक द इनोवेशन। सो आपके हिसाब से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कैसे कोई चेंजेस आ सकते हैं जिसकी वजह से इनोवेशंस बेटर हो सके? मुझे लगता है कि रेगुलेटरी की वजह से बहुत सारा एनेबलमेंट हुआ है। आई मीन इंडिया में जो भी चेंजेस हमने देखे हैं, यानी कि हमारा जो आधार का प्लेटफॉर्म है या हमने यूपीआई पे जो कर दिखाया है एज अ कंट्री लेवल, राइट। अब वो बहुत एक ग्लोबल लेवल पे हमारे लिए एक बहुत अच्छा हमारे हमारी जो इमेज है एज अ कंट्री, वो हुँ। एक अलग लेवल पे आज है। तो इनफैक्ट मुझे लगता है रेगुलेटर या फिर जो गवर्नमेंट है उनके हिसाब से तो इनोवेशन की तरफ बहुत पुश है और बहुत वो देखते हैं आगे कि इसको कैसे करेक्ट। बढ़ावा मिले। तो मैम आपको लगता है कि हमारा जो अभी इनोवेशन में आई थिंक 30s में रैंक है, वो और बेटर होगा यहाँ से? आई थिंक सो डेफिनिटली। एंड हम एक ऐसी कंट्री हैं जो सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस करते हैं, तो टेक लेवल पे तो हम कर ही रहे हैं बहुत अच्छा काम। और राइट। जिस तरह मैंने बताया कि हर लेवल पे आज इनोवेशन हो रहा है, ना ही सिर्फ टेक, तो आई एम श्योर दैट इट विल कीप इम्प्रूविंग। राइट। एंड वन लास्ट क्वेश्चन मैम, यूएस में कहते हैं कि इनोवेशन और होता ही रहेगा बिकॉज़ वहाँ पे जो थॉट प्रोसेस है, जो कैपिटल इनफ्लो है टुवर्ड्स इनोवेशन या फिर टुवर्ड्स इन्वेंशन, वो बहुत हेवी है। इंडिया में वो उस स्केल पे अभी डेफिनिटली नहीं है। सो स्टिल हम लेसर कैपिटल पे उस लेवल का इनोवेशन कर पाएँगे या फिर विल रिक्वायर दैट काइंड ऑफ कैपिटल? I think that a good example is what we've done in the space. At the lowest cost, we've been able to reach out to राइट, the the moon and the Mars. So राइट, I think that we've been able to do it without capital. But yes, as we are growing, we are one of the fastest growing economy, और हमारी विजन भी है कि हमारी पर कैपिटा इनकम अभी जो चल रही है उससे ऑलमोस्ट दो गुना हो जाए, फ्रॉम अबाउट $2,300 टू ऑलमोस्ट $5,000। सो आई एम श्योर दैट विद मोर कैपिटल हम शायद और भी ज़्यादा अच्छा इनोवेशन कर पाएँगे। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। आई थिंक इनोवेशन एज़ अ टॉपिक लोगों को काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी इससे। एंड फंड के बारे में भी उनको काफ़ी नॉलेज मिली होगी जो कि शायद उनको पढ़ के ना मिलती। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड Thank you शेयरिंग so योर much. थॉट्स Thank ऑन you दिस। for giving us the opportunity to talk about our Tata India Innovation Fund. थैंक यू सो मच। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेज सावधानी पूर्वक पढ़ें।